वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। आज की हमारी क्लास जनरल साइंस की राजस्थान एलडीसी सीटी 2024-25 के लिए है और टॉपिक का नाम क्या रहेगा? प्रकाश। देखिए, हम हमारे सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आज फिजिक्स की पहली क्लास है। ठीक है, क्लासेस और भी ले ली है हमने, पहले केमिस्ट्री शुरुआत की थी, आज हम देखेंगे साथियों फिजिक्स की क्लास को। ठीक है, तो प्रकाश वाले टॉपिक में हम समझेंगे क्या क्या। देखिए, हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को। जो सबसे पहला पॉइंट हमारे सिलेबस में रखा हुआ, सिलेबस है कि नहीं सबके पास? सिलेबस है, तो सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट क्या है साथियों? प्रकाश का परावर्तन एवं उसके नियम। देखिए, पहले देखेंगे नियम। दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है साथियों, वर्ण विक्षेपण देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक में दर्पण से ही बताऊंगा, क्योंकि दर्पण के प्रश्न पिछली बार देखे गए हैं, है ना। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है लेंस, और उसके बाद लिखा हुआ है उसके निवारण और दोष। ठीक है, ये हमारा रहेगा पॉइंट प्रकाश के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश क्या होता है ना। प्रकाश क्या होता है साथियों? ऊर्जा का एक रूप होता है ना। प्रकाश दो तरह से काम करता है। कैसे कैसे? एक तो करता है तरंग के रूप में, एक करता है कण के रूप में। देखिए, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, तरंग के रूप में करता है तो कौन कौन सी घटना है, और एक है कण के रूप में। आप बताइए, तरंग के रूप में अगर प्रकाश काम करे तो कौन कौन सी घटनाएं देगा? सबसे पहले तो परावर्तन, जो हमें पढ़नी है। परावर्तन कैसी घटना है? प्रकाश के तरंग के रूप वाली घटना। ठीक है। दूसरा है अपवर्तन। ठीक है साथियों। तीसरा है विवर्तन। 4 नंबर पे आ जाएगा ध्रुवण, और 5 नंबर पे आ जाएगा व्यतिकरण। टेंशन ना ले, शब्दों को देखकर अभी इतना याद रखें कि प्रकाश तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। यदि प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करे तो कौन सा प्रभाव देगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और एक है दूसरा क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है प्यारे साथियों, इतना समझ में आई बात कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में काम करता है, दो तरह से काम करता है, एक तो तरंग के रूप में, एक कण के रूप में। अगर तरंग के रूप में प्रकाश काम करे तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। यदि कण के रूप में व्यवहार करे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन इफेक्ट। इतनी बात समझ में आई? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसका क्या है, क्वेश्चन जो हमारा प्रकाश में से आता है उसमें आपको दे दिए प्रकाश निम्न में से तरंग के रूप में व्यवहार करता है, तो एग्जाम्पलों को आपको ले देगा। ठीक है, पहला पॉइंट प्रकाश के लिए ये इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बताता हूं। दूसरा, परावर्तन किसको बोलते हैं, ना। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं परावर्तन को। परावर्तन क्या है? देखिए, जो जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूं वो सीधे कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। एलडीसी के पेपर के लिए, सीटी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आपतित होती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ होता है चांदी से पॉलिश किया हुआ, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से, किसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उस घटना को बोलते हैं परावर्तन। आई बात समझ में? चलिए, क्या है जी सर? हमने परावर्तन को बोला कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की एक किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में आऊंगा आपके लिए, पहले परावर्तन देखिए। ठीक है, ये हो गया। जैसे हमने एक अभिलंब डाला तो हम बताएंगे परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है?
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों या प्यारे साथियों, कि प्रकाश की आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इतना हो गया समझ में? ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतन कोण आई से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उतने ही कोण से परावर्तित होगी। यह है परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आ। जैसे प्रश्न आ जाए कि एक प्रकाश की किरण सर जी 60 डिग्री पे आपतित होती है, तो बताइए परावर्तन कोण कितना है? तो प्यारे साथियों परावर्तन कोण कितना होगा? 60 ही होगा। मैथ वाला रूल नहीं लगाना, 90 में से घटा दो, है ना, कहीं 90 में से आप घटा लग जाओ, 90 में से 60 गए तो सब 30 आएगा, नहीं, ये हो जाएगा गलत। परावर्तन के नियम में हमें याद रखना है आपतित कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। ये दो नियम याद हुए परावर्तन के, क्या क्या है साथियों? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, ओके। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? बराबर होगा। ये तो हो गया हमारे परावर्तन के नियम, ठीक है, इतना समझ में आई। अब इसके बाद छोटा सा एक हल्का सा टॉपिक है दर्पण। ज्यादा लंबा लूंगा नहीं दर्पण को, जहां से क्वेश्चन आता है उन पॉइंटों को हम देखेंगे दर्पण के लिए। सबसे पहले परावर्तन के लिए परिभाषा मैंने आपके लिए बता दी है, मैं नोट कर ले। और अब देखिए हम दर्पण को, दर्पण क्या है, चलिए देखिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जी सर, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, उनको समझिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ाई आप जबरदस्त तरीके से कीजिए, है ना, इतना लग जाइए पढ़ाई के पीछे कि इस बार नौकरी ही लेनी है ना। ये नहीं करना है, आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, उन चीज की व्यवस्था तो माता पिता जी करके देंगे, है ना, उसके पीछे लड़का या लड़की मत भागो, वो तो हमें है, हमारे पास वो तो व्यवस्था, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें टेंशन लेनी है ओनली नौकरी की, कि नौकरी कैसे आए हमारे पास, ठीक है, हमें सक्सेस होना है। हम अब इस टाइम जो भाग रहे हैं ना, पार्कों में भाग रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, उनके पीछे मत जाओ, है ना, वो तो एक दो साल में आपके पास है ही है, लेकिन नौकरी है तो वो है, ठीक है, मस्त होके पढ़िए। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है। देखो अवतल दर्पण जो होता है, जब किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, बाहरी परावर्तक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, ये पॉलिश किसकी होती है? चांदी, ठीक है, बाहरी सिरे पर पॉलिश कर दी जाए तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। और अंदर वाले पृष्ठ पे कर दी जाए तो वो होता है उत्तल दर्पण। पहला पॉइंट ये आना चाहिए कि सर अवतल दर्पण तो होता है बाहर के पृष्ठ पे पॉलिश करना, ठीक है, नोट्स आपके पास है, किताबें आपके पास है, एनसीईआरटी किताबें हैं, आप तो डायरेक्ट समझिए, ठीक है, यहाँ पे नोट्स नहीं बनवाए जा रहे, यहाँ पे तो आपके लिए 10 से 20 मिनट में जो अच्छी तरह समझ में आ जाए वो चीज है, ठीक है। आप ये देखिए अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण वह होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? अंदर वाले पृष्ठ पे पॉलिश करते हैं। देखिए जैसे इस प्रकार से दर्पण है, अगर मैं अंदर पॉलिश कर दूं, अंदर चमकदार पॉलिश कर दूं तो वो हो जाएगा उत्तल, और बाहर वाले पृष्ठ पे कर दूं तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रकाश की कोई किरण है, ये तो होती है कोई वस्तु, ठीक है, यहां से हमने टॉर्च मारी इस दर्पण पे, ठीक है, आपतित किरण गई,
तो टकरा के जिस बिंदु से काटती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस तल को काटती है उसको बोलते हैं फोकस। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो एक अगली प्रकाश की किरण गई, वो भी कहां से काटेगी, फोकस। यदि प्रकाश की किरण यदि फोकस पे जाती है तो फोकस से विपरीत ही लौट आती है। देखो ये परावर्तन के नियम थे, हमने क्या पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर जिस बिंदु को काटे उसको बोलेंगे फोकस। यदि प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो पुनः ही फोकस पर वापस लौट आती है। देखो ये डायग्रामेटिक चीज थी, ये जरूरी नहीं है, इसका पॉइंट जरूरी था कि कहां से टकराती है, फोकस पे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तल दर्पण है। देखो अवतल दर्पण के तो पहले उपयोग देखिए आप, जो पेपर में आते हैं। शेविंग वाले जो मिरर होते हैं उनमें काम आता है अवतल दर्पण का, पहला पॉइंट। दूसरा, जो दांत वाले डॉक्टर देखते हैं ना, वो भी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये तो हो गया हमारे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है साथियों, एक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मैं भी आपके लिए चित्र बताता हूं। इसका उदाहरण देखिए, ये होता है पश्चात दर्पण, जो कि कांच आते हैं ना कारों में, बाइकों में, जो पीछे देखने के लिए दर्पण होते हैं, वो कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। आपके लिए जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, मानिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि जो मैं यहां बता रहा हूं आपके लिए वो पेपर में आए हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए क्या है उपयोग, सेविंग दर्पण में दंत विशेषक के दर्पण जो होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण का सीधा है, पश्च दर्पण में पीछे देखने वाले दर्पण में। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए। अब इसका प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इनके, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे, रियल इमेज बनती है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, हमने देखा जो चित्र यहां बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल इमेज होगी और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, देखो ये जो दर्पण है, जब प्रकाश की किरण को इस पर टकराएंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अंदर की तरफ। ये किरण इस प्रकार से निकल जाए, इसका फोकस बिंदु यहां रहेगा, क्योंकि कोई भी दर्पण जो होता है वो इसी तरह से तो होता है, गोला। तो इस गोले को बीच में से काटा था और ये बन गया आधा। ठीक है, ये काटा, ये है उत्तल दर्पण। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर, ये फोकस हो। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी, मतलब इसमें काल्पनिक रूप से बनता है और सीधा बनता है, क्योंकि इसका यहां बनेगा। इसका कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, इसके दो पॉइंट याद रखें दर्पण के लिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उपयोग, सेविंग दर्पण में दंत विशेषक में, इसका पश्चात दर्पण में इसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, ये होता है आभासी और सीधा। और आपकी किताबों में दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे रखें तो कहां बनेगा। प्यारे बच्चों, ये पेपर में नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन देने में डीपली पड़ता है ना, और लेंथी पड़ता है, तो ऑप्शन उसी हिसाब से बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है लेकिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दर्पण फॉर्मूले की तरफ। इतना देखिए, चलिए साथियों एक दर्पण सूत्र देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र होता है 1/f 1/b प्लस 1/e। एज इट इज रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इसमें मतलब बता देता हूं। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक है साथियों, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, और यू का मतलब होता है बिंब या वस्तु दूरी। ठीक है साथियों,
दर्पण सूत्र क्या है? 1/एब्रा 1/v प्लस 1/u। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा सिलेबस का पॉइंट नहीं है। उन्होंने प्रकाश बोला था, प्रकाश का परावर्तन, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन पिछली बार देखा गया था, इसलिए आपके लिए समझाया 1/एब्रा 1/v प्लस 1/u। और इसकी आवर्धन क्षमता देखिए, आवर्धन क्षमता m क्या होती है? m आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, इस तरह से। कैसे आवर्तन क्षमता हम कैसे निकालेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ये बना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये जो चीज होती है ना, ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, एच डैश। वस्तु की ऊंचाई, ये जो है ये वस्तु थी, ये कितनी ऊंची वस्तु रखी है? 10 सेंटीमीटर पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे, उस प्रकार से ये होती है वस्तु की। ठीक है, आवर्तन क्षमता समझ में आई? आवर्तन क्षमता कैसे निकाली हम लोगों ने? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये दर्पण फॉर्मूला है। लेकिन सर पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व नहीं होगा हमसे। क्यों? क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी चिन्ह परिपाटी देखना बहुत जरूरी है। चिन्ह परिपाटी क्या है साथियों? देखिए, ये मैंने बनाया अवतल दर्पण। मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, तो अवतल दर्पण से आएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अवतल दर्पण के लिए बनते हैं। समझाएंगे हम दोनों। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो ऊपर है, देखो ये जो तल होगा ना, इस तल से ऊपर वाली चीजें जो भी होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, क्या बताया सर? इस दर्पण में इस तल से ऊपर वाली जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, मतलब धनात्मक लेंगे हम लोग, और इससे नीचे वाली जो चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गई बात। देखिए हमने कैसे देखा था, एक वस्तु थी, ये हमारे आदमी, इन्होंने टॉर्च मारी, प्रकाश की किरण दर्पण पे मारी, है ना? दर्पण से हमारी किरण गई टकरा के नीचे, यहां कहीं पे प्रतिबिंब बना। ठीक है साथियों, तो हमसे कहेगा वो वस्तु की दूरी कितनी है। देखो दूरी कहां से लेंगे? इसको। ठीक है, ये तो फोकस हो गया। इस बिंदु से यहां तक ये है वस्तु की दूरी जी। ठीक है साथियों, तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण के लिए कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव। तो यू तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये प्रतिबिंब जो बना, तो प्रतिबिंब जो वी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। आई बात समझ में? ये प्रतिबिंब वाली दूरी क्या होती है? तल से उस प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है वी। ये हो जाएगी साथियों नेगेटिव, क्योंकि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए, ये बना, तो इसमें भी यही है, ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव और नीचे वाली चीजें नेगेटिव। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऊपर बनेगा यहां पे, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दर्पण के इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, पर इधर तो कुछ बनेगा ही नहीं हमारा। तो हमें याद रखना दो पॉइंट सीधे सीधे सर, तल से ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव, तल से नीचे वाली चीजें सर नेगेटिव, बात खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्तन क्षमता याद रखना, पृथ्वी की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझाता हूं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। आ जाइए साथियों, देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये देगा हमें एक क्वेश्चन।
देखिए कैसे क्वेश्चन देगा हमारे लिए, क्योंकि इसका पॉइंट सीधा लिखा हुआ है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण? देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, एक हमने प्रिज्म बनाया। क्या बनाया बच्चों? प्रिज्म। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या बनाया हमने? प्रिज्म। देखो इसका क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण, कैसे प्रकाश की? सफेद प्रकाश की, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7। कितने रंगों में आती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये एक ही पॉइंट से निकलेंगे, रुक जाए। देखिए ठीक है, इस प्रकार से जब सूर्य प्रकाश की किरण से प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उस घटना को क्या बोलेंगे साथियों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बताइए सर रंग कौन कौन से रंग है? विग्वयोर, वही रंग है साथियों जो इंद्रधनुष के रंग है ना 7, वही रंग है। बताइए सर इस विग्वयोर को कैसे लिखते हैं? वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब इंडिको, बी मतलब ब्लू, जी ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखिए साथियों कैसे बटे, जब सूर्य प्रकाश किरण को ये रंग इस प्रकार से बढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर, है ना? बिग्व योर, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। यही रंगों का क्रम होता है, उल्टा सीधा ना करें कि कोई रंग आगे याद कर लिया कोई रंग पीछे याद कर लिया। सूर्य प्रक्षेपण में रंगों का क्रम आपसे पूछ सकता है। और दूसरी चीज क्या पूछेगा? तरंग दैर्ध्य की। तो सब लोग जानते हैं लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है साथियों, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तभी तो सिग्नल जो रेलवे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसको दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हम कह देंगे सर बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। दो क्वेश्चन तैयार हुए आपके लिए, पूछ सकता है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस कौन से रंग की है? लाल कलर की। सबसे कम साथियों बैंगनी रंग की, वॉयलेट। एक याद रखना, फॉर्मूला होता है सी बराबर न्यू लैम्डा। सी का मतलब होता है प्रकाश की चाल, न्यू तरंग, न्यू होती है आवृत्ति, लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। तो हम कह सकते हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसकी चाल भी कम होगी। आई बात समझ में? ये मैं कैसे बता सकता हूं? क्योंकि मैं फॉर्मूले से बता सकता हूं, यदि चाल बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। ठीक है, नहीं तो बच्चों को कोचिंगों में डायरेक्ट याद करवा रहे हैं। कैसे? कि हाँ जी याद कीजिए तरंग दैर्ध्य कम है तो चाल कम है, चाल कम है तो आवृत्ति ज्यादा है। कैसे? देखो इस फॉर्मूले से समझा सकता हूं, इस प्रकार। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखना, तरंग दैर्ध्य कम होती है, चाल कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और चाल भी ज्यादा है। ठीक है साथियों, एक होता है म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब म्यू अपॉन सी अपॉन लैम्डा क्या है? म्यू क्या होता है? अपवर्तनांक, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो हम जानते हैं फिजिक्स में, अगर ऊपर वाली चीज बढ़ रही है तो नीचे वाली कम होगी। जानते नहीं जानते?
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो सामने की नीचे वाली चीज घटेगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक यदि किसी चीज का बढ़ेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं साथियों, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछ ले, आप अटकेंगे नहीं। ये सभी चीजें क्रम वाइज हैं, इस तरह से क्रम है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो आगे की ओर बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है तो आगे बढ़ रही है। अपवर्तनांक किसका अधिक है, बैगनी रंग का, तो इसका क्या होगा, कम। तो अपवर्तनांक जो होगा वो उल्टे क्रम में बढ़ेगा। ठीक है साथियों, एक चीज और है विचलन। देखिए, जिसका सबसे ज्यादा विचलन होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। विचलन का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, विचलन अधिक, इसका कम। अब मुझे बताइए किस किस के बात ये समझ में नहीं आई। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है साथियों, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। रंगों के नाम वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सातों याद हो गए सर। पहला पॉइंट सबको याद है, रेलवे सिग्नल देखे हैं, लाल कलर देखा है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। एक पॉइंट याद हो बस, यदि लाल की सबसे ज्यादा है तो सबसे कम होगी बैंगनी। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसकी चाल भी ज्यादा होगी, बहुत स्पीड से भागेगा वो। ठीक है जी सर, चाल भी ज्यादा हो गई। अगर कोई पूछ ले हाँ जी कैसे, तो सी बराबर न्यू लैम्डा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपवर्तनांक में बात आ जाए तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। तो हम कह सकते हैं वॉयलेट रंग की तरंग दैर्ध्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। अपवर्तनांक ज्यादा है तो उसमें विचलन की क्षमता भी ज्यादा होगी। किसी भी तरह से प्रश्न आ जाए पेपर में, आपके लिए पेपर में प्रश्न किस तरह से देगा वो मैं आपको बता दूं, ये एलडीसी के लिए नहीं है, कोई भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कह दे कि वॉयलेट रंग का अपवर्तनांक कम होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे दे रेड रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तीसरा दे दे कि वॉयलेट रंग की चाल कम होती है ना। किसी भी तरह के स्टेटमेंट को दे दे, आप गड़बड़ाएंगे नहीं, बड़ी धैर्यता से इस तरह से लिख लीजिए विद्रोह। तरंग दैर्ध्य ज्यादा, चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम और विचलन। ठीक है, 4 पॉइंट, 2 बढ़ेंगे 2 घटेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में लेंस के साथ। लेंस के प्रकार देखेंगे और देखेंगे उसका निवारण और दोष। ठीक है, किस तरह से चश्मे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।